गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2001 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी दूरदृष्टि दोष। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूरदृष्टि दोष कैसे आया, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य के चश्मे की जो शक्ति है वो +2 डायोप्टर है, यानी मनुष्य के चश्मे की शक्ति धनात्मक है। अतः प्रयुक्त लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। और उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूं। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जब उत्तल लेंस की शक्ति को हम निकालते हैं तो शक्ति हमें धनात्मक में ही मिलती है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जब शक्ति धनात्मक दी गई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चश्मे में जो प्रयुक्त लेंस होगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। और उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी दूरदृष्टि दोष। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। आपको बताना है यहाँ पे कि हमारे वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2001 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 21%। यानी हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, 21% है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आप लोगों से ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। क्या पूछा जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। तो अगर आपसे नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, 78% बोलेंगे, यानी 78% बोलेंगे।
और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है तो अरिहंत की बुक में एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यही नाइट्रोजन का प्रतिशत ही पूछा गया है, तो वहां पे आपको 80% बताया गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, सही आंसर आपका 78% होगा। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको 78% ही मिलेगा, लेकिन बुक में 80% दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो आपके ऑप्शन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर लेना है। तो यहाँ पे 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा, ये आपको ध्यान रखना है, और आपकी बुक में 80% दिया हुआ है। तो दोनों याद कर लीजिएगा, जैसा ऑप्शन दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 21% होती है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है ये वाला। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 600 कंपन पर सेकेंड है तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई 2/3 मीटर है, यानी 2/3 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो तो उसकी आवृत्ति होगी, यानी महिला के स्वर की आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति यानी फ्रेक्वेंसी हमें दी गई है 600 कंपन पर सेकेंड। तो देखिए, फ्रेक्वेंसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को n से, लेकिन हम यहाँ पे n1 लिखेंगे, ठीक है। तो n1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, पुरुष के स्वर की आवृत्ति को मैंने यहाँ पे n1 लिखा है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 600 कंपन। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कंपन, और पर सेकेंड दी गई है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए, तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई, तो यहाँ पे ध्वनि तरंगों की लंबाई कितनी दी गई है, 2/3 मीटर। तो यहाँ पे ध्वनि तरंगों की लंबाई जो दी गई है ये पुरुष की दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा से, यानी λ1 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ध्वनि तरंगों की लंबाई, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पुरुष की पहले दी गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे λ1 लिखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 2/3 और मीटर में दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद, यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई, तो देखिए, महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई हमें 100 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो जो महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई है, इसको हम λ2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें 100 और वो भी सेंटीमीटर में दी गई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। जब तक मीटर में नहीं चेंज करेंगे क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया गया, इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमें 1 मीटर ही तो मिलेगा। यानी यहाँ पे महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई जो 100 सेंटीमीटर दी गई थी, इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमें 1 मीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं λ2 की जगह क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मीटर, ठीक है। इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। फिर हमसे पूछा गया तो उसकी आवृत्ति होगी, यानी महिला के स्वर की आवृत्ति हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो महिला के स्वर की आवृत्ति को हम n2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। सो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। अभी लास्ट डे जब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया था, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे। सो यहाँ पे n1 की वैल्यू 600 कंपन पर सेकेंड, तो n1 की जगह हम रखेंगे 600 को। फिर इसके बाद देखिए n1 λ1, ये आपका इनटू में है, ध्यान रखिएगा। तो इनटू में λ1 की वैल्यू हमारे पास 2/3 मीटर में है। फिर इसके बाद देखिए इज इक्वल टू n2 की वैल्यू को तो हमें निकालना है, यहाँ पे महिला के जो स्वर की आवृत्ति है ये तो हमें निकालनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे इनटू में λ2 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दी गई थी, मीटर में चेंज किया तो 1 मीटर हमें मिला, तो 1 हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो पुरुष के ध्वनि तरंगों की लंबाई दी थी, यहाँ पे देखिए
वो मीटर में थी, तो जो महिला के ध्वनि तरंगों की लंबाई हमें सेंटीमीटर में दी गई थी उसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए 1 मीटर हमारा हुआ, 100 सेंटीमीटर दिया था, चेंज किया मीटर में तो 1 मीटर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 एंड 2 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा 200। रुकिए मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे 200, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे n2 इंटू 1, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 200 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 400 मिलेगा, इज इक्वल टू n2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपको n2 ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पे n2 इज इक्वल टू क्या मिल गया 400, और किस में आएगा कंपन पर सेकेंड में, यानी यहाँ पे महिला के स्वर की आवृत्ति n2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 400 कंपन प्रति सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी सीरीज में जुड़े हैं। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन 5 से 6 बार सॉल्व कराया है, तो आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए 4 वोल्ट की एक बैटरी, यानी बैटरी का विभवांतर V की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4, और यहाँ पे वोल्ट, तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमें साफ साफ एक हिंट दी गई है कि श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और क्योंकि श्रेणी क्रम में यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब क्योंकि 2 ही प्रतिरोध है इसीलिए R1 प्लस R2 तक जाएंगे। अगर 3 प्रतिरोध होता तो R3 तक, 4 होता तो R4 तक, ऐसे जाते। अब क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्रतिरोध है तो इसीलिए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 का मान हमें यहाँ पे 1 ओम दिया है, प्लस R2 का मान हमें 3 ओम दिया है। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 3 हमें क्या मिलेगा 4, और किस में आएगा ओम में आएगा। तो हमने यहाँ पे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाला, R की वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू हमें क्या मिल गई 4 ओम मिल गई। ये तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला हुआ है। और ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे ये जो रेजिस्टेंस दिए गए थे। देखिए श्रेणी क्रम के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ओम का नियम एक चैप्टर आपका दिया गया, वो पूरा चैप्टर पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे R की वैल्यू तुल्य प्रतिरोध हमें 4 ओम मिल चुका है, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ R की वैल्यू जो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला वो हमें 4 ओम मिल चुका है। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 4 वोल्ट की एक बैटरी, ये तो पहले से ही दी गई है यहाँ पे, यानी बैटरी का विभवांतर V की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 वोल्ट, ये तो पहले से ही पता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बैटरी से होकर प्रवाहित धारा I का मान निकालना है। तो I इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है V और अपॉन में R। तो V की वैल्यू पहले से ही हमें 4 वोल्ट दी गई है, और अपॉन R की वैल्यू जस्ट अभी हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला 4 ओम मिला। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर 1 और किस में आएगा, क्योंकि धारा को निकाल रहे हैं तो एम्पियर में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया है 1 एम्पियर, चलिए चेक कर लेते हैं। सो ये हमें दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये नहीं आता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो देखिए चैप्टर पढ़ाया है 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। एक चैप्टर आपका है ओम का नियम वाला, वो चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है।
चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। देखिए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के बाद क्या आएगा? सल्फेट आएगा, फिर इसके बाद हेमी हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम होता है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर हेमी की जगह कभी कभी आपको हाफ भी लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। और या फिर एक तरीका और होता है इसका फॉर्मूला लिखने का, ये मैं ऊपर आपको लिख के बता दे रहा हूं। देखिए, CaSO4 का होल ट्वाइस ऐसे लिखा जाता है, फिर इसके बाद डॉट H2O, तो ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O और CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों तरीके से ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। देखिए, केमिकल फॉर्मूले और केमिकल नेम के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाके केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहीं दिया था, नहीं दिया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही कराए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी 0। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब 0 कैसे हुआ मैं आपको समझा दूं। देखिए, क्योंकि अटैची का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर 10 मीटर चलता है। अब मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि जो अटैची का भार है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और इस दिशा में अटैची में कोई विस्थापन नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो अटैची पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती बहुत करते हैं, वो डायरेक्ट कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, इसीलिए यहाँ पे ये क्षैतिज सड़क लिखा हुआ था। आपको हिंट पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन में दे दी गई थी, बस आपको समझना था। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, एक पंप 2 सेकंड में 180 किलोग्राम जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य यानी शक्ति क्या होगी? चाहे आप सामर्थ्य बोलिए चाहे शक्ति बोलिए, बात एक ही होगी। और यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी होती तो आपको अपनी तरफ से पुट करनी होती है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा गया है। आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं।
चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो देखिए एक पंप 2 सेकंड में, यानी समय t की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 सेकंड दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 180 किलोग्राम जल, तो देखिए द्रव्यमान m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 180 और किलोग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद 4 मीटर की ऊंचाई तक, यानी h हाइट h की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 और किस में, मीटर में दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। और देखिए उसके बाद g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। फिर हमसे पूछा गया पंप की सामर्थ्य यानी पावर p की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सामर्थ्य या शक्ति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो फॉर्मूला बेसिक आपका क्या होता है, कई बार बताया, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, और W बराबर आपका होता है mgh और अपॉन में टी तो आपका रहेगा ही। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 180 किलोग्राम द्रव्यमान, यही तो दिया है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद h की वैल्यू हमारे पास है 4 मीटर। फिर अपॉन में आपका यहाँ पे t समय कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, देखिए ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, देखिए 180 तो बचा ही हुआ है, इनटू में 10 की मल्टीप्लाई इस 2 में करवा दीजिए तो 20 हो जाएगा। और देखिए P इज इक्वल टू 180 इंटू 20 है। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा, 3600। और किस में आएगा, शक्ति को निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक वॉट होता है, सामर्थ्य का मात्रक वॉट होता है। चाहे सामर्थ्य बोलिए चाहे शक्ति बोलिए, तो 3600 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, एक एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया, केवल आपको रिवीजन करना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आया क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या है, 700 मिलीमीटर दाब पर, तो देखिए दाब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, और शॉर्ट में P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पहले P1 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया था किस दाब पर इसका आयतन, P2 की वैल्यू को हमें निकालना है, और P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 700 mm ये दी गई है, ध्यान रखिएगा मिलीमीटर, तो यहाँ पे मैंने mm लिख दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन, तो देखिए आयतन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, और शॉर्ट में V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयतन हमें 200 मिलीलीटर दिया गया है, तो आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम V1 लिखेंगे क्योंकि आयतन हमें दूसरा भी आगे दिया गया है। तो V1 इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 200 मिलीलीटर यानी ml दिया गया, तो ml मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद पूछा गया किस दाब पर, यानी P2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। तो देखिए V2 की वैल्यू तो हमें दी गई है, दूसरा आयतन हमें यहाँ पे 400 मिलीलीटर यानी ml दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए हम यहाँ पे किसके नियम का यूज करेंगे, बॉयल के नियम का यूज करेंगे, यानी बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे P2 की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करेंगे, P2 को ले आएंगे आगे, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1
और अपॉन में ये V2 आपका नीचे आ जाएगा। बस यहीं पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास 700 मिलीमीटर है तो P1 की जगह 700 रखेंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास 200 मिलीलीटर तो 200 रख देंगे यहाँ पे। अपॉन में V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 400 मिलीलीटर है तो 400 यहाँ पे ये रख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 200 एकन्नम 200 होता है, 200 वन जा 200 और 200 टू जा 400 आपका हो जाएगा। 2 बचा, यानी 700 बटे 2 बचा हुआ। रुकिए मैं यहाँ पे 2 सही से लिख देता हूँ ये। फिर इसके बाद देखिए ये 2 वन जा 2, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, एक इधर जाएगा 2 5 जा 10 और 0, यानी 350। और क्या निकाल रहे हैं हम, P2 की वैल्यू को, दाब को निकाल रहे हैं। तो 350 किस में, मिलीमीटर में, यानी mm। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी P2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 350 mm। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु, यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, नॉन मेटल, यानी कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है। कक्ष मतलब कमरे के ताप पर। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे अधातु तत्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ब्रोमीन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अधातु तत्व की बात हो रही थी। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है, तो अधातु तत्व ब्रोमीन है जो कक्ष ताप पर द्रव होती है। ध्यान रखिएगा, अगर अधातु की जगह आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता, धातु तत्व पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है। तो अगर धातु तत्व पूछा जाता तब आप यहाँ पे पारा बोलते, पारा जिसे आप मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मरकरी। तो देखिए अगर धातु तत्व पूछा जाएगा तो पारा होगा, लेकिन अधातु तत्व पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होगा, क्योंकि अधातुओं में ब्रोमीन देखिए यही आपकी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है। तो अधातु तत्व में जो ब्रोमीन है यही कक्ष ताप पर द्रव होती है, ध्यान रखिएगा। और अगर अधातु की जगह धातु आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, पारा यानी मरकरी बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे अधातु पूछा गया था तो ब्रोमीन होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं, देखिए पारा तथा ब्रोमीन ये दोनों ही कक्ष ताप पर यानी कमरे के ताप पर द्रव होती हैं, लेकिन जो पारा है ये एक धातु होता है जबकि ब्रोमीन एक अधातु होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधातु तत्व पूछा गया था तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है, इसका क्या कारण है। ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, इसीलिए दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर, आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया है दिशा के समांतर, इसी के ऊपर आपका पूरा आंसर डिपेंड करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा के क्षेत्र के लंबवत, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी, ये आपका ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी आपका दिया है बल की दिशा
क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। ऑप्शन सी दिया है बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, या ऑप्शन डी कोई बल नहीं लगेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि समांतर की बात यहाँ पे हो रही। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इसी लाइन पे फोकस करना था। यहाँ पे लिखा है एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिना बुझा चूना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिना बुझा चूना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। बिना बुझा चूना केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिना बुझा चूना की जगह इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इसका फॉर्मूला CaO। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और 12 में से 11 क्वेश्चंस ऐसे आपके थे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपसे पूछे आ सकते हैं। और अगर आज की इस वीडियो में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।